हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS। और QCS में फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायोमोलिक्यूल यूनिट का पार्ट 4। जी, पार्ट 4 के अंदर हम आज डिटेल स्टडी करेंगे पॉलीसेक्राइड्स के बारे में, क्योंकि आप सबको पता है अच्छे से कि बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट 1 के अंदर मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया था डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। पार्ट 2 के अंदर मैंने मोनोसेक्राइड्स के बारे में कंप्लीट डिटेल दे चुका हूं आपको। पार्ट 3 के अंदर मैं डाइसेक्राइड्स का विद स्ट्रक्चर आपको एक एक टॉपिक क्लियर कर चुका हूं पार्ट 3 के अंदर। और अब मैं लेके आया हूं आपके लिए पार्ट 4, जिसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल करने वाले हैं किसकी? पॉलीसेक्राइड्स की। जी, मैंने आपको जैसा कि पार्ट 1 में बता चुका हूं, पॉलीसेक्राइड्स का मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो वो हमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स दें, या बहुत सारी मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिल करके जब कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं। किसका पार्ट 4? यूनिट है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल का पार्ट 4 करेंगे, जिसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल करेंगे किसकी? पॉलीसेक्राइड्स की। और वो कौन से पॉलीसेक्राइड्स हैं? एक पॉलीसेक्राइड है आपके पास स्टार्च, फिर हम करेंगे सेल्यूलोज के बारे में, और फिर हम करेंगे ग्लाइकोजन के बारे में। राइट? तो मैं आपको इनकी छोटी सी डिटेल यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। दो जो पॉलीसेक्राइड है मेरे पास, ये स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ये दोनों के दोनों कहां पर मिलते हैं? प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। सबसे पहली बात, इन दोनों पॉलीसेक्राइड्स का सोर्स क्या है? इन दोनों पॉलीसेक्राइड्स का सोर्स क्या है? प्लांट्स है, या प्लांट के अंदर भी ये किसमें मिलते हैं? प्लांट की सेल वॉल के अंदर मिलते हैं। और जो थर्ड वाला जो पॉलीसेक्राइड है ग्लाइकोजन, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलता है। किसके अंदर? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर। किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। जब कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज एनिमल्स की बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। इसी तरीके से जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्लांट के अंदर स्टोर होते हैं उसकी सेल वॉल में, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? स्टार्च और सेल्यूलोज की फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो हम कंप्लीट डिटेल के साथ स्टार्ट करते हैं सेशन को, जो कि पार्ट 4 है बायोमोलिक्यूल्स का, जिसमें हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं पॉलीसेक्राइड्स की। और पॉलीसेक्राइड्स में सबसे पहला जो पॉलीसेक्राइड है वो है हमारे पास स्टार्च। राइट स्टूडेंट्स? स्टार्च, अगर मैं आपसे बात करूं कि स्टार्च क्या है, तो स्टार्च मेन स्टोरेज सेक्राइड है। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। और स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ध्यान से देखिए। एक कंपोनेंट होता है एमाइलोज, और स्टार्च का दूसरा कंपोनेंट होता है एमाइलोपेक्टिन। राइट स्टूडेंट्स? तो जब हम स्टार्च की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्च मेन स्टोरेज सेक्राइड है प्लांट के अंदर, और ये मेनली कहां पर मिलता है? प्लांट के कौन से पार्ट में मिलता है? ये वीट के अंदर मिल सकता है, राइस के अंदर भी मिलेगा, मेज के अंदर भी मिलेगा, एक्सेट्रा। मतलब जितने भी हमारे फूड आइटम्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, स्पेशली ग्रेन्स, उन ग्रेन्स से हमें क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। और स्टार्च के दो कंपोनेंट हैं, एक एमाइलोज है और एक एमाइलोपेक्टिन है। अगर हम बात करें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में
4 या 5 ऐसे बेसिक डिफरेंस है जिससे आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग। पहला, सबसे पहली बात, एमाइलोज क्या होता है? ये वाटर सॉल्युबल है। क्या है? वाटर सॉल्युबल। अगर मैं बात करूं एमाइलोपेक्टिन की तो ये वाटर इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल। राइट स्टूडेंट्स, तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि जो एमाइलोज है हमारा वो वाटर सॉल्युबल है और एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है। दूसरे डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो एमाइलोज से मुझे कितना स्टार्च मिलता है, तो वो आप ध्यान रखिए 15 to 20% स्टार्च देता है हमें। कौन? एमाइलोज। या हम ये कह सकते हैं कि जो एमाइलोज कंपोनेंट है स्टार्च का, उस कंपोनेंट के अंदर स्टार्च कितने परसेंट प्रेजेंट होता है? 15 से 20% स्टार्च प्रेजेंट होता है। बट यहीं अगर मैं एमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो यहां पर स्टार्च 80 से लेकर के 85% तक स्टोर होता है। मतलब एमाइलोपेक्टिन एक अच्छा सोर्स है स्टार्च को ऑब्टेन करने का, जबकि एमाइलोज के अंदर स्टार्च की क्वांटिटी बहुत कम मिलती है। थर्ड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो एमाइलोज है, एमाइलोज लॉन्ग स्ट्रेट चेन में मिलता है आपको। किसमें मिलेगा? लॉन्ग स्ट्रेट चेन के अंदर। और एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो किसमें होता है? लॉन्ग ब्रांच्ड चेन में मिलेगा आपको। ठीक है, तो तीसरा डिफरेंस क्या है कि यहां पर स्ट्रेट चेन होती है एमाइलोज की और एमाइलोपेक्टिन की क्या होती है? ब्रांच्ड चेन होती है। फोर्थ डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ पॉइंट एमाइलोज क्या कहता है कि एक एमाइलोज के मॉलिक्यूल में 200 से लेकर के 1000 तक अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें वो कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4 के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। किसके थ्रू? बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। राइट स्टूडेंट्स, तो एमाइलोज में कितने अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकते हैं? मिनिमम 200 और मैक्सिमम 1000 अल्फा डी ग्लूकोज एक दूसरे से कनेक्ट होंगे थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो आपको अच्छे से पता है। मैं पार्ट 3 में डाइसैकराइड्स में आपको बता चुका हूं और वहां मैंने आपको यह भी क्लियर किया था कि ये जो अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है वो पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन किसके साथ कनेक्ट होगा? दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ कनेक्ट होगा। किसके थ्रू? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होगा। यही अगर डिफरेंस मैं देखूं किसके लिए? एमाइलोपेक्टिन के लिए, तो एमाइलोपेक्टिन में फोर्थ डिफरेंस कहता है कि सिर्फ 20 से 30 क्या अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं एमाइलोपेक्टिन में, जो कि हाईली ब्रांच्ड के अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, जिसमें C1C4 के साथ तो क्या बनाता है? लॉन्ग चेन बनाता है, और C1C6 के साथ क्या बनाता है? ब्रांच्ड चेन बनाता है। क्योंकि एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन है। तो ब्रांच चेन, ब्रांच कब बनती है? पहले लॉन्ग चेन होगी तभी उसमें ब्रांचेस निकलेंगी। तो ये जो लॉन्ग चेन बनाता है वो तो बनाता है C1 और C4 की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, और जो ब्रांच बनाता है वो C1 और C6 की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बनाता है। मैं अभी इन दोनों का आपको डायग्राम बताऊंगा कि आप किस तरीके से बनाएंगे, और वहां पर फिर से क्लैरिफाई करूंगा C1C4 लिंकेज को एंड C1C6 लिंकेज को, जिसके थ्रू लॉन्ग चेन भी बनेगी और ब्रांच चेन भी बनेगी। और दूसरी अगर मैं बात करूं फिफ्थ डिफरेंस की,
अगर आप एमाइलोज को, मैं एक 5th पॉइंट देता हूं आपको, एमाइलोज को अगर आप रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, आयोडीन के साथ, 5th पॉइंट है ये, एमाइलोज गिव्स ब्लू कलर with reaction of iodine, मतलब आयोडीन के साथ रिएक्ट करके एमाइलोज क्या देता है, ब्लू कलर देता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक टेस्ट भी है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस करने के लिए। और यहीं पर आपका जो 4th डिफरेंस हो जाएगा, इट डज नॉट गिव ब्लू कलर with iodine solution, मतलब एमाइलोपेक्टिन कोई ब्लू कलर नहीं देता है। किसके साथ रिएक्ट करने पर, आयोडीन के साथ रिएक्ट करने पर एमाइलोपेक्टिन कोई ब्लू कलर नहीं देता है। बट वहीं अगर मैं बात करूं एमाइलोज की, तो एमाइलोज को जब आप रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, तो एमाइलोज कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। मतलब अगर आपको एक सॉल्यूशन दिया है और आपको उसमें पता लगाना है कि इसके अंदर स्टार्च है या नहीं है, उस सॉल्यूशन में जब आप आयोडीन मिक्स करेंगे, अगर उसका कलर ब्लू हो जाए तो इट इज 100% स्टार्च। और स्टार्च में भी 100% वो पार्ट है जो आप यहां कह सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट होगा, स्टार्च का कौन सा कंपोनेंट होगा, एमाइलोज होगा। क्योंकि जो ब्लू कलर हो रहा है वो स्टार्च के एमाइलोज की वजह से ही हो रहा है। राइट स्टूडेंट्स, अब मैं बताता हूं आपको कि आप इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए, एक चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि एमाइलोज हो या एमाइलोपेक्टिन हो, दोनों के अंदर एक ही मोनोसेक्राइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन सा मोनोसेक्राइड, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। और अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का हार्वर्ड स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं वही बनाऊंगा और उन्हीं रिंग स्ट्रक्चर्स, उन्हीं अल्फा डी ग्लूकोज को कनेक्ट करूंगा किसके थ्रू, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, और एक स्ट्रेट चेन बनाऊंगा। अभी हम यहां 3 या 4 मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करेंगे, बट एमाइलोज के अंदर ऐसे 200 से मिनिमम 200 अल्फा डी ग्लूकोज से लेकर के 1000 मैक्सिमम अल्फा डी ग्लूकोज इसी तरीके से कनेक्ट होंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए हम यहां पर डायग्राम बनाते हैं किसका। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एमाइलोज, जो कि डायग्रामेटिकली कैसा दिखाई देता है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन की फॉर्म में दिखाई देता है। अब देखिए, मैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहा हूं अल्फा डी पॉजिटिव, जिसमें CH2OH जो कनेक्ट है 5th, 4th, 3rd to 1st, और यहां ऑक्सीजन होगा आपके पास। ये 4th कार्बन है जिसमें H यहां होता है और OH नीचे होता है। ये 3rd कार्बन है जिसमें OH ऊपर होता है, H नीचे होता है। 2nd पर H ऊपर OH नीचे, और 1st पर H ऊपर होता है और OH नीचे होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल हम बना लेते हैं, जो देखिए यहां पर CH2OH जो 5th कार्बन से कनेक्ट है, 4th, 3rd, 2nd, 1st, यहां ऑक्सीजन, और ये इधर कनेक्ट हो गया इस ऑक्सीजन के साथ। राइट, ये आपका 4th कार्बन है जिसमें H ऊपर होगा और OH नीचे। ये 3rd कार्बन है जहां OH ऊपर होता है और H नीचे। 2nd में H ऊपर होता है और OH नीचे, और 1st में H ऊपर होता है और OH नीचे होता है। ये भी आपका क्या है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की एक यूनिट है। राइट, मैं अभी कनेक्ट करके दिखाऊंगा। एक और मॉलिक्यूल बना देते हैं अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का ही, वो देखिए CH2OH जो 5th कार्बन से कनेक्ट है, ये 4th, ये 3rd, ये 2nd, ये 1st, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये यहां पर कनेक्ट हो गया। आपको यहां पता है अच्छे से, ये H आएगा, ये OH आएगा, 3rd पर OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा, यहाँ H ऊपर आएगा, OH नीचे आएगा, और यहां पर H और OH। ये भी क्या है आपके पास, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज।
राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए इन सबको हमें कनेक्ट करना है किसमें, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन के अंदर कनेक्ट करके दिखाना है। और जैसे मैं इनको कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं, इसी तरीके से मिनिमम 200 अल्फा डी ग्लूकोज से लेकर के मैक्सिमम 1000 अल्फा डी ग्लूकोज कनेक्ट होते हैं लॉन्ग स्ट्रेट चेन में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमाइलोज बोलते हैं। अब देखिए उससे पहले मैं इनको नंबरिंग दे देता हूं। यहां पर ये 6th कार्बन है, ये 5th है, ये 4th कार्बन है, ये 3rd कार्बन है, ये 2nd है, ये 1st है। ऐसे ही अगर मैं यहां बात करूं तो ये 6th कार्बन है, ये 5th कार्बन है, ये 4th है, ये 3rd है, ये 2nd है और ये 1st है। और इसके अंदर मैं बात करूं तो ये 6th कार्बन है, ये 5th कार्बन है, ये 4th हो गया, ये 3rd कार्बन है, ये 2nd कार्बन है और ये 1st कार्बन है। मैंने आपको बताया एमाइलोज के अंदर जो अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज होते हैं वो 1st कार्बन पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कनेक्ट होता है 4th कार्बन ऑफ अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है, जैसे यहां देखिए आप, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये OH और ये OH, ये दोनों OH के थ्रू क्या होगा, यहां से एक वाटर निकल जाएगा और ये कैसे कनेक्ट हो जाएगा, सिर्फ एक O के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। यहां से OH और H, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर और O बचेगा, जिस O से ये कनेक्ट हो जाएगा। इसी बॉन्डिंग को आप क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। राइट स्टूडेंट्स, ऐसी ही लिंकेज हर 1st और 4th के बीच में मिलेगी। अब यहां देखिए, यहां भी 1st और 4th है, यहां से भी क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और ये भी कैसे कनेक्ट हो जाएगा, O के थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्ट हो जाएगा। ये हट गया यहां से, राइट। ऐसे ही ये OH नेक्स्ट वाले जो अगला वाला मॉलिक्यूल है उसका जो 4th कार्बन होगा उसके साथ कनेक्ट होगा, तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ऐसे ही ये वाला OH 4th है तो ये इधर किसी 1st वाले से कनेक्ट होगा। ये आपकी एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन बन गई जिसके अंदर सभी के सभी अल्फा डी पॉजिटिव अल्फा डी पॉजिटिव अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज ही प्रेजेंट है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एमाइलोज के स्ट्रक्चर को। राइट स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देख लीजिए इसको। और इसमें जितनी भी लिंकेज हो रही है सभी लिंकेज को, ये वाली लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये वाली लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहां भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहां भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो जितनी भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो रही हैं वो सब की सब किस किस के बीच में हो रही हैं, 1st कार्बन ऑफ प्रीवियस ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद 4th कार्बन ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल। या आप ये कह सकते हैं कि पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज के 4th कार्बन के साथ क्या बना रहा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्ट है। राइट। और एमाइलोज हमें कितने % स्टार्च देता है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, 15 से 20% स्टार्च हमें मिलता है किससे, एमाइलोज से। राइट स्टूडेंट, अभी हम बात कर लेते हैं, ये तो लॉन्ग स्ट्रेट चेन थी एमाइलोज की, बट अगर मैं बात करूं एमाइलोपेक्टिन की तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं बता चुका हूं आपको कि एमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच्ड चेन होती है। बट ब्रांच किसमें होगी, ब्रांच किसके अंदर होती है भाई, पहले स्ट्रेट चेन होगी तभी तो उसके अंदर ब्रांचिंग आप दिखाएंगे। तो आप स्ट्रेट चेन भी दिखाएंगे और ब्रांचिंग भी दिखाएंगे, मतलब यहां पर जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको मिलेगी वो 2 तरीके से मिलेगी। एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगी कार्बन 1st और 4th के बीच में, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट चेन बना रहा होगा, और एक मिलेगी कार्बन 1st और कार्बन 6 के बीच में, जिसकी वजह से वो क्या बनाएगा, ब्रांच बनाएगा। तो मैं यहां पर आपके लिए सबसे पहले एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना देता हूं मॉलिक्यूल की। देखिए CH2OH H, बहुत आराम से आप सबको अच्छे से पता है कि अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज कैसे बनता है, वही बना रहा हूं मैं यहां पर। आप सब अच्छे से जानते हैं अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के बारे में।
ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज को मैंने इधर कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है, फोर्थ कार्बन, और ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन। इस फर्स्ट कार्बन को मैंने O से कनेक्ट किया इधर, यहां पर ये H है, और ये हमारे पास क्या हो गया, फिफ्थ कार्बन, थर्ड, सेकेंड, इस तरीके से ये हो गया OH, H, H, OH, यहां फिर से H आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास H और CH2OH, राइट। ये हमारे पास क्या है, OH है। ये एक लिंकेज हो सकती है, कौन सी लिंकेज, मैं यहां भी लगा देता हूं O के साथ इस तरह से इन्फिनिटी, मतलब मैं इनको नंबरिंग दे देता हूं, और नंबरिंग क्या है, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, ऐसे ही 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd और 1st। आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से कि यहां पर ये वाली जो लिंकेज है, इस लिंकेज को आप क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, अल्फा लिंक भी बोल सकते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन ग्रुप वाले कार्बन को ही बोलते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है जिसके बाद यहां पर जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, इसलिए इस लिंक को क्या बोलेंगे, अल्फा लिंक बोलेंगे। ये तो जो स्ट्रेट चेन हो गई, ये तो शो करेगा सिर्फ और सिर्फ एमाइलोज को, बट अगर मैं इसमें ब्रांच बना दूं, और वो ब्रांच मैं कैसे बना रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। नेक्स्ट यहां मैं ले रहा हूं CH2OH, जिसको मैं इस तरीके से, ये वही है क्या, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज ही बना रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर H है, ये O इस तरफ कनेक्ट करूंगा मैं, ये OH है, ये H है, यहां H और OH आएगा, इस H को भी मैं इस तरफ कनेक्ट करूंगा O के साथ, मतलब यहां पर H और ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट होगा यहां, जिससे हमारे पास यहां OH आएगा, ये H आएगा, ये H आएगा, ये OH आएगा, और ये मॉलिक्यूल H और O के साथ इधर कनेक्ट हो रहा होगा, और यहां पर हमारे पास ये H है CH2OH के साथ। ऐसे ही मैं एक मॉलिक्यूल यहां भी कनेक्ट कर देता हूं H, जिसके साथ आप देखेंगे ये O है, जो फिफ्थ कार्बन के साथ, फोर्थ, थर्ड और सेकेंड, यहां पर आप दिखा सकते हैं CH2OH, H, ये थर्ड कार्बन है जिसपे OH और H यहाँ आएगा, ये H और OH आएगा, और यहाँ पर H और ये O इधर कनेक्ट होगा। आपको मैं साफ साफ क्लियर कर दूं, ये भी एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन है, ये भी एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन है, इसमें भी मैं नंबरिंग दे देता हूं, ये 6th कार्बन है, ये 5th है, ये 4th, ये 3rd, ये 2nd, ये 1st, फिर से 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, फिर से 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st। अब आप देखिए ये भी एमाइलोज है और ये भी एमाइलोज है, दोनों एमाइलोज है, बट अगर इन दोनों स्ट्रेट चेन्स को मैं कनेक्ट कर दूं, अभी देखो इसके अंदर भी कनेक्टिविटी कार्बन फर्स्ट और फोर्थ के साथ ही हो रही है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और यहां भी अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो लिंकेज है ये भी क्या कहलाती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहलाती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसे भी क्या बोलेंगे, अल्फा लिंक ही बोलेंगे, क्योंकि यहां भी कार्बन फर्स्ट कार्बन फोर्थ के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना रहा है, फिर से कार्बन फर्स्ट फोर्थ के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना रहा है, ये कार्बन फर्स्ट इधर कार्बन फोर्थ के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा, ये कार्बन फोर्थ इधर कार्बन फर्स्ट के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे दिखाऊं, देखिए यहां OH प्रेजेंट था, ये कार्बन फर्स्ट है एक स्ट्रेट चेन का, जो इधर किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है, यहीं पर इसका एंड है, और ये एंड का फर्स्ट कार्बन अगर इस 6 कार्बन से कनेक्ट हो जाए, जैसे आप देखेंगे ये OH और OH, तो यहां से क्या होगा, H2O निकल जाएगा, और ये दोनों के दोनों किसके थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, यहां पर H2O निकलने के बाद आप इसे दिखा सकते हैं O और CH2। ये वाली जो कनेक्टिविटी हुई आपकी, ये वाली कार्बन फर्स्ट ऑफ वन रॉड स्टेट चेन,
connect with carbon 6 of another state chain, जिसमें 6 कार्बन और फर्स्ट कार्बन की ये जो लिंकेज हो रही है, इससे ये क्या बन गया, ब्रांच में कन्वर्ट हो गया। राइट स्टूडेंट्स, अब जो ये आपको पूरा मॉलिक्यूल मिला, ये वाली लॉन्ग स्टेट चेन और ये वाली लॉन्ग स्टेट चेन दोनों कनेक्ट हो गई तो क्या बन गई, ब्रांच बन गई। देखिए, एक स्टेट चेन ऐसे आ रही थी और एक स्टेट चेन ऐसे जा रही थी, ये यहां से कनेक्ट हो गई, तो ये क्या हो गई, ब्रांचिंग हो गई ना इसके अंदर। इसी को हम क्या बोलेंगे, एमाइलोपेक्टिन बोलेंगे। मैंने आपको बताया था कि एमाइलोपेक्टिन के अंदर अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के 25 से लेकर के 30 मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट चेन विद ब्रांच के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसमें 2 तरह की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगी। एक कार्बन फर्स्ट और फोर्थ के साथ मिलेगी जो स्ट्रेट चेन बना रही होगी, जो आपको दिख रहा है कि यहां भी फर्स्ट और फोर्थ और यहां भी फर्स्ट और फोर्थ। और दूसरी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मैंने आपको साफ साफ बताई अभी कि कार्बन फर्स्ट ऑफ पहली स्ट्रेट चेन लिंक्ड विद ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कार्बन 6th ऑफ सेकंड स्ट्रेट चेन। तो आपको दिख रहा है ये सेकंड स्ट्रेट चेन है, इसके 6th कार्बन से फर्स्ट स्ट्रेट चेन का फर्स्ट कार्बन O के साथ कनेक्ट है, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, साइडिक लिंकेज। राइट स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, हम इसे बोल रहे हैं एमाइलोपेक्टिन, जो कि हाईली ब्रांच्ड चेन है। क्या है, हाईली ब्रांच्ड चेन। राइट, तो ये था हमारे पास पहला पॉलीसेक्राइड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, स्टार्च जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, स्पेशली ग्रेन्स के अंदर जैसे व्हीट, राइस, मेज एक्सेट्रा। स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एमाइलोज होता है और एक एमाइलोपेक्टिन होता है। राइट, फिर आप देखेंगे एमाइलोज जो से हमें स्टार्च कितना मिलता है, 15 से 20% स्टार्च मिलता है। और अगर मैं बात करूं एमाइलोपेक्टिन की, तो एमाइलोपेक्टिन हमें क्या देता है, 80 से 85% स्टार्च देता है। एमाइलोज स्ट्रेट चेन होती है लॉन्ग, जिसमें 200 से 1000 अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज हो सकते हैं। एमाइलोपेक्टिन लॉन्ग ब्रांच चेन होती है, जिसमें 25 से 30 मॉलिक्यूल होते हैं अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के। राइट, फिर मैं अगर आपसे बात करूं, एमाइलोज वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, बट एमाइलोपेक्टिन वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। एमाइलोज के अंदर एक ही तरह की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगी, जो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच में होगी, जिसके थ्रू ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन बन जाता है। और एमाइलोपेक्टिन में 2 तरह की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगी, एक कार्बन फर्स्ट और फोर्थ और एक कार्बन फर्स्ट और 6 के बीच में। दूसरा, अगर टेस्ट करना चाहें तो एमाइलोज आयोडीन सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके कैसा कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। बट एमाइलोपेक्टिन कोई ब्लू कलर का नहीं होता, या कोई ब्लू कलर का सोल्यूशन नहीं देता। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था पहले पॉलीसेक्राइड के बारे में, जो कि स्टार्च है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड के बारे में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को देख रहे हैं तो वो सेल्यूलोज भी आप बहुत इजीली समझ भी पाएंगे और उसका डायग्राम भी बना पाएंगे आराम से। राइट, तो चलते हैं हम सेकंड पॉलीसेक्राइड, क्या, सेल्यूलोज। सबसे पहली बात, सेल्यूलोज कहां होता है, ये भी प्लांट्स के अंदर ही होता है। कहां होता है, प्लांट्स के अंदर, बट बेसिकली ये प्लांट की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा या होता है। राइट, ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्लांट किंगडम के अंदर। किसके अंदर, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। राइट स्टूडेंट्स, ये प्लांट किंगडम के अंदर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कि कहां मिलता है, प्लांट किंगडम के अंदर मिलता है। प्लांट के अंदर, वो भी सेल वॉल से।
अब प्लांट के दो पार्ट होते हैं, और वो दो पार्ट कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। प्लांट से या तो आपको क्या मिलेगा, वुड। वुड के अंदर 45 से लेकर के 50% सेलुलोज प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वुड के अंदर जो प्लांट्स की वुड होती हैं उनसे हमें कितना सेलुलोज मिल सकता है, 40 से 45%। यही अगर मैं आपसे बात करूं, एक सीड होता है जिसे हम बोलते हैं कॉटन। कॉटन हमें क्या देता है, कॉटन के अंदर 90 से लेकर के 95% तक क्या हो सकता है, सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है कॉटन के अंदर, कितना, 90 से लेकर के 95% तक। अब अगर मैं बात करूं सेल्यूलोज की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो सेल्यूलोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और वो प्रॉपर्टीज क्या है वो मैं बता देता हूं। ये एक कलरलेस एमॉर्फस सॉलिड है। क्या है, कलरलेस एमॉर्फस सॉलिड, राइट। क्या है, कलरलेस एमॉर्फस सॉलिड है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, इट डिकम्पोज्ड इन हीटिंग। हीट करने पर ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और थर्ड अगर मैं बात करूं, इट मेक्स मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड। मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। पॉलीसेक्राइड की जो स्ट्रेट लीनियर पॉलीसेक्राइड चेन होती है वो एक दूसरे से बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से उसमें क्या आ जाता है, रिजिडिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है स्ट्रक्चर के अंदर। और यही रिजिडिटी इसको क्या बनाने में हेल्प करती है, सेल वॉल बनाने में हेल्प करती है। आपको पता होगा प्लांट की सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, हार्ड होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और सेल्यूलोज लॉन्ग स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट होने की वजह से रिजिडिटी प्रोवाइड करा देता है, किसको, सेल वॉल को। इसीलिए सेल वॉल किसकी, प्लांट्स की बहुत ज्यादा क्या होती है, रिजिड होती है, राइट। दूसरा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो ये कह रहा है कि इट डज नॉट रिड्यूस क्या, टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स सॉल्यूशन। मतलब ये टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट नहीं करता, या आप सिंपल बोल सकते हैं कि ये टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस नहीं कर पाता, राइट। अब अगर मैं बात करूं फिफ्थ पॉइंट की, तो हम इसे इजीली हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इट डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड इजीली। हम इसे इजीली हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम स्टार्च को कर देते हैं, बट ऑन हीटिंग विद, यहां पर लिखा हुआ है बट ऑन हीटिंग विद किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब आप इसे हीट करेंगे तो ये अंडर प्रेशर हमें क्या देगा, अंडर प्रेशर इट गिव्स ओनली बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। क्या देगा हमें, सिर्फ बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज देगा। मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी क्लियर कर देता हूं बहुत अच्छे से, देख लीजिए आप। मैं बता रहा हूं आपको,
सेल्यूलोज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सेल्यूलोज एक कलरलेस अमॉर्फस सॉलिड होता है। दूसरा, सेल्यूलोज को हम डिकम्पोज कर सकते हैं हीटिंग करके। थर्ड, सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स में जो कि एक लॉन्ग मल्टीपल चेन होती है, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लीनियर पॉलीसेक्राइड भी बोल सकते हैं। इसमें मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये रिजिड हो जाता है इसका स्ट्रक्चर और सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है। फोर्थ है, इट डज नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सोल्यूशन। और फिफ्थ है, इट डज नॉट हाइड्रोलाइज इजीली। जैसा आप स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर रहे थे ना इजीली, इस सेल्यूलोज को आप इजीली हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। आप इसको सिर्फ और सिर्फ हीट करेंगे जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ अंडर प्रेशर, तो ये आपको क्या देगा, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की यूनिट्स देगा। अब हम देख लेते हैं सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर के बारे में, और एक डिफरेंस और मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं बात करूं स्टार्च के बारे में, तो स्टार्च कौन से मोनोसेक्राइड से मिलकर के बना है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। बट अगर मैं बात करूं सेल्यूलोज के बारे में, तो सेल्यूलोज में कौन से मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, किसके थ्रू, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। और कौन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वही जो स्टार्च में प्रेजेंट थी। स्टार्च में भी लॉन्ग स्ट्रेट चेन बन रही थी, कार्बन फर्स्ट अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज विद कार्बन फोर्थ ऑफ सेकेंड अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ऐसा ही यहां होगा, बट यहां यूनिट कौन सी प्रेजेंट है, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। तो कार्बन फर्स्ट ऑफ फर्स्ट बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज कनेक्ट विद कार्बन फोर्थ ऑफ सेकेंड बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बिल्कुल राइट। तो अब हम बात करते हैं सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर के बारे में। और सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर को करने से पहले आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्या, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो देखिए वो क्या होता है, CH2OH कनेक्ट है H से, जिसमें डायग्राम आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये OH और H थर्ड कार्बन है, यहां H और OH होता है, यहां पर OH और H होता है, यहां H और OH। क्या किया मैंने, देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये कार्बन सिक्स्थ है, ये फिफ्थ है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। ये कौन सा ग्लूकोज है, ये है बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। समझ गए होंगे आप, क्यों बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि इसके फर्स्ट कार्बन पर OH कहां है, ऊपर। अगर यही OH नीचे होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, राइट। अब हम बात कर लेते हैं एक और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के बारे में। देखिए CH2OH H, हम इसको यहां ना लेकर के हम इसको लेते हैं इस तरफ, CH2OH H, जो कि यहां पर कनेक्ट होगा आपके साथ ऐसे, और इसे मैं ऐसे दिखाता हूं आपको। ये हो जाएगा आपके पास H और OH, यहाँ आएगा OH और H, ये होगा H और OH, और यहाँ आएगा OH और H। ये भी क्या है आपके पास, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, राइट। इसमें भी अगर मैं नंबरिंग दूं तो आप ध्यान से देखिए, ये सिक्स्थ कार्बन है, ये फिफ्थ है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, राइट। अब देखिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे होगी, ये भी बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और ये भी बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। पहले बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे बीटा डी पॉजिटिव का फोर्थ कार्बन, ये दोनों के यहां से OH OH कनेक्ट होंगे। तो यहां से क्या होगा आपके पास, ये OH OH में से O के थ्रू कनेक्टिविटी बनेगी, जिसे आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, राइट। ये है आपकी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो हो गई ना कनेक्टिविटी आपकी, लिंकेज हो गई ना। कार्बन फर्स्ट ऑफ
पहला बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज एंड कार्बन फोर्थ ऑफ सेकंड बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ऐसे ही ये वाला फर्स्ट कार्बन कनेक्ट होगा कहां पर, दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा किसका, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का, कौन सा, फोर्थ कार्बन से, और ये वाला फोर्थ कार्बन इधर कनेक्ट होगा किससे, दूसरे मॉलिक्यूल्स के फर्स्ट कार्बन से। तो इस तरीके से जो स्टेयर्स की तरह जो बनेगा ये स्ट्रक्चर आपका, ये एक तरह से लीनियर स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, सेल्यूलोज बोलेंगे। तो आपको यहां पर दिख रहा है, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज के अंदर, इट इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड composed of only beta D positive glucose units which are joined by glycosidic linkage between carbon first of one glucose unit with carbon fourth of next glucose unit. Right students? अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या है कि क्या हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, या क्वेश्चन मैं सीधा सीधा पढ़ता हूं, why is cellulose not digestible for human beings? तो सुन लीजिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सेल्यूलेज एंजाइम कंटेन नहीं करता ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सेल्यूलेज वो एंजाइम है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, वो नहीं होता, इसीलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करते। इसीलिए स्टूडेंट्स हम घास नहीं खाते, राइट। आप अगर देखें तो जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेशली मैमल्स, जैसे काऊ, गॉट, डियर, बफेलो, ये सब क्या करते हैं, घास खाते हैं, या डायरेक्ट प्लांट्स को ही खाते हैं। जो प्लांट्स को खाते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है, सेल्यूलोज। तो ये सेल्यूलोज को इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये खाते हैं तभी डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि इन रूमिनेंट एनिमल्स के स्टमक के अंदर, जिसे हम रूमिनेंट स्टमक बोलते हैं, उसमें सेल्यूलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो कैसे प्रेजेंट होता है, इनकी इंटेस्टाइन खुद इस एंजाइम को क्या कर देती है, डेवलप कर देती है, जिसकी वजह से ये रूमिनेंट एनिमल्स क्या करते हैं, सेल्यूलेज एंजाइम की हेल्प से सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट ह्यूमन बीइंग के पास सेल्यूलेज एंजाइम ना होने की वजह से हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और एंजाइम आप याद रखना, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए। ये था हमारे पास सेकंड पॉलीसेक्राइड, जिस सेकंड पॉलीसेक्राइड को हम क्या बोल रहे हैं, सेल्यूलोज बोल रहे हैं, और ये उसका स्ट्रक्चर। थर्ड पॉलीसेक्राइड की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोजन। इस ग्लाइकोजन को आप एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोलेंगे एनिमल स्टार्च। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोजन ऑलमोस्ट स्टार्च की तरह ही होता है। किसकी तरह, स्टार्च की तरह। और वो स्टार्च भी कौन सा कंपोनेंट, एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च का एक कंपोनेंट कराया था मैंने, जो हाईली ब्रांच्ड बताया था, जिसको मैंने एमाइलोपेक्टिन बोला था। मतलब ग्लाइकोजन भी एमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है, बट जितनी ब्रांच एमाइलोपेक्टिन के अंदर होती हैं, ग्लाइकोजन के अंदर और ज्यादा ब्रांच हो जाती हैं। मतलब हम कह सकते हैं एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो लॉन्ग ब्रांच चेन होता है, बट ग्लाइकोजन जो होता है वो हाईली ब्रांच्ड चेन होता है। मतलब इसमें ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती हैं। और इसको एनिमल स्टार्च क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हम फूड खाते हैं, तो फूड क्यों खाते हैं, हम फूड खाते हैं एनर्जी गेन करने के लिए। हम जितना भी फूड खाते हैं, हो सकता है उससे हमें 20 किलोजूल कैलोरी मिल रही हो, हम पूरी की पूरी 20 किलोजूल कैलोरी को यूज नहीं कर पाते। हो सकता है हमने 12 किलोजूल कैलोरी यूज की, बाकी 8 किलोजूल कैलोरी जो बची ग्लूकोज की फॉर्म में, वो स्टोर्ड हो जाती है हमारे फैटी टिश्यूज के अंदर। किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। बिल्कुल सही, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो एनिमल बॉडी के अंदर
कार्बोहाइड्रेट्स जब स्टोर हो जाते हैं तो जिस फॉर्म में वो स्टोर होते हैं उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन बोलते हैं। इसीलिए हम ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब अगर मैं बात करूं कि एनिमल स्टार्च का स्ट्रक्चर, आपको ऑटोमेटिकली पता लग गया है कि एनिमल स्टार्च का स्ट्रक्चर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, लाइक द एमाइलोपेक्टिन, जो कि प्रेजेंट था स्टार्च के अंदर। बिल्कुल सही समझे। अब अगर मैं बात करूं कि ग्लाइकोजन के अंदर ऐसे कितने हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो 12 से लेकर के 18 हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। 18 टाइम्स ब्रांच्ड होगा। किसके? एमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च में था ना, उसके कंपैरिजन में ये 12 to 18 टाइम्स हाईली ब्रांच्ड होता है। क्या? ग्लाइकोजन। राइट। अब ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में होता है तो काम कब आता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये काम आता है जब आप फास्टिंग पर होते हैं। फास्टिंग मतलब जब आप कोई फास्ट रख रहे होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या जन्माष्टमी, लाइक इस तरह के जब आप फास्ट रखते हैं तो उस फास्ट वाले दिन आप कुछ नहीं खाते। झूठ, आप बहुत कुछ खाते हैं उस दिन, तो बहुत ज्यादा खाते हैं आप। बट कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं खाते हैं बट फिर भी वो सरवाइव कर रहे होते हैं, फिर भी उनमें एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी कहां से आ रही है? वो एनर्जी उनको मिल रही है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर उन्होंने ग्लाइकोजन को स्टोर कर रखा है और वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो जाता है किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। और उस ग्लूकोज से क्या मिलती है हमें? एनर्जी। हम सबको एनर्जी मिलती है। तो आप तो फास्टिंग में भूखे नहीं रहते क्योंकि आप फास्ट के अंदर जिस नॉर्मल डेज से भी ज्यादा खा जाते हैं और अच्छा खा जाते हैं, जिनसे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। मतलब आप डायरेक्ट फ्रूट्स खाते हैं और फ्रूट्स में तो डायरेक्ट ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज ही तो हमारी एनर्जी का जरिया है। राइट। तो जो लोग फास्ट वाले दिन कुछ भी नहीं खाते वो फिर भी हमारे बराबर एनर्जी रखते हैं क्योंकि उनको एनर्जी मिल रही होती है उनकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन की हेल्प से। वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो जाता है ऑन दैट फास्टिंग डे, जिसकी वजह से वो एनर्जी ले पाते हैं। तो ये है ग्लूकोज, जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में ह्यूमन बीइंग के अंदर स्टोर्ड होता है स्टूडेंट्स। राइट। तो ये था हमारा थर्ड पॉलीसेक्राइड जिसकी हमने बात की, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया है? हमने पॉलीसेक्राइड्स और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। पॉलीसेक्राइड्स में हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड जो था स्टार्च, जिसके दो कंपोनेंट थे एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में पढ़ा, जहां से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, डीपली क्वेश्चंस, डिफरेंशिएटेड क्वेश्चंस या इस टॉपिक से बहुत माइन्यूटली डीपली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जेईई मेंस के अंदर भी और नीट के अंदर भी। और आपको पता होगा कि सीबीएसई ने आपकी जो जेईई मेंस की एग्जाम डेट 23 जुलाई थी उसको बढ़ा करके वापस से 23 अगस्त कर दिया है। मतलब आपके पास अभी और भी टाइम है कि आप इसी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जेईई मेंस और नीट को क्लियर कर पाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स? आपको बहुत ध्यान से QCS को देखना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी विद QCS लेवल। और QCS आपको आपके हर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से जवाब देने वाला है, आपको हर चीज़ को डीप डिटेल देगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें तो आपको तुरंत याद आ जाए कि हमने ये टॉपिक कहाँ पढ़ा है, QCS के अंदर पढ़ा है। तो बिल्कुल आप जब ये वीडियो देख रहे हो और आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के बाद लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको थोड़ी सी भी नॉलेज देने में QCS सक्सेसफुल हुआ तो आपको लाइक के बटन को प्रेस करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। राइट। ये
QCS की डिमांड है कि QCS आपके कंसेप्ट्स को इस तरीके से क्लियर कर रहा है कि आपका हाथ ऑटोमेटिकली लाइक पर चला जाना चाहिए और बेल आइकन तो आप दबा दीजिए, क्योंकि जो आने वाली स्लाइड्स हैं, आने वाले लेक्चर्स हैं, वो आपके जेईई मेंस और नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर्स CBSE क्लास के साथ साथ जेईई मेंस और नीट तीनों में आपके काम आने वाले लेक्चर्स हैं। तो बहुत ध्यान से आप QCS के साथ इस लॉकडाउन में स्टडी करते रहिए। गुड लक।